नमस्कार। हम फ्रांस के संविधान की विशेषताएं देख रहे थे, जिसमें हमने 7 पॉइंट कर लिए थे, जिसमें संविधान की प्रस्तावना, संकट काल का शिशु, निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद द्वारा बनाया गया संविधान, लिखित संविधान, कठोर संविधान, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान और संविधान का जनतंत्रीय और गणतंत्रीय स्वरूप। अब हम अगली विशेषता पर आते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। प्राचीन कालीन फ्रांस में धर्म राजनीतिक विरोधों और उत्पातों का कारण रहा। 1789 की क्रांति के बाद से ही धर्म को राजनीति से पृथक रखने की चेष्टा की गई। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा भी फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए कहा गया कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जातीय धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो इस प्रकार से फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। फिर आते हैं हम अगले पॉइंट पे, नवा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। पंचम गणतंत्र में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई, लेकिन इस संबंध में व्यवस्था संविधान के किसी अध्याय में करने की अपेक्षा संविधान की प्रस्तावना में ही की गई। संविधान की प्रस्तावना में 1789 में मानवीय अधिकारों को घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया और जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए और व्यक्ति के स्वास्थ्य, भौतिक उन्नति और उनकी सुख सुविधा और उनके परिवार की उन्नति का दायित्व राज्य पर दिया गया। शिक्षा सुविधाओं का प्रसार भी राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया। अधिकार पत्र की एक विशेषता यह भी है कि पश्चिमी प्रजातंत्र होते हुए भी पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर समाजवादी प्रभाव स्पष्ट रूप से अंकित है। उदाहरण के लिए सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति का अधिकार, अपने हितों की रक्षा हेतु संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध के और प्रतिनिधित्व का अधिकार और उन्हें अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल प्रदर्शन का अधिकार भी प्राप्त है। अधिकार पत्र मूल अधिकार के स्थान पर प्रस्तावना का भाग होने के कारण यह भी विवादास्पद है। अधिकारों की रक्षा का भार न्यायपालिका पर है। अधिकारों की रक्षा का भार न्यायपालिका पर है अथवा नहीं, ये भी एक विवाद का विषय है। अगली जो विशेषता है वो है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। पंचम गणतंत्र के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, सबसे अधिक प्रमुख विशेषता दोनों प्रकार की शासन पद्धतियों का समन्वय है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा फ्रांस में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन फ्रांस की विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संसदात्मक व्यवस्था में अनेक दुर्बलताएं अनुभव की गई, जिनके प्रकाश में पंचम गणतंत्र के संविधान ने संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों तत्वों का समन्वय किया है। पंचम गणतंत्र की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता है। लेकिन अनुच्छेद 49 और 50 के अनुसार फ्रांस की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को सरकार को प्रतिनिधित्व करने सेंसर का अधिकार प्राप्त है और प्रतिनिधित्व प्रस्ताव को पारित करने पर मंत्रिमंडल पदारूढ़ नहीं रह सकता है। संविधान के ये उपबंध संसदीय व्यवस्था के समान है, लेकिन दूसरी ओर अनेक बातों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के तत्वों को भी ग्रहण किया गया है। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति का ब्रिटिश सम्राट के समान होने के स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति के समान ही है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं और व्यवहार में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने ही विवेक के आधार पर करता है। उसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है और उसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यद्यपि मंत्री संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं, किंतु वे संसद के सदस्य नहीं होते और ना ही उन्हें संसद में मतदान का अधिकार है। यदि संसद में किन्हीं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें संसद की सदस्यता का त्याग करना होता है। यह बात पूर्ण रूप से अध्यक्षात्मक व्यवस्था के ही समान है।
अतः पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था के संबंध में ब्रोगन ने कहा है कि यह न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही ब्रिटिश ढंग का संसदात्मक संविधान, वरन यह दोनों का मिश्रण है और एक सुखद मिश्रण सिद्ध होगा या नहीं यह देखना है। वास्तव में दी गॉल का उद्देश्य सैद्धांतिक बातों में खो जाने की बजाय एक व्यवहारिक संविधान को अपनाना था जो फ्रांस के राजनीतिक स्थायित्व और प्रशासनिक कुशलता प्रदान कर सके। पंचम गणतंत्र का संविधान बहुत कुछ सीमा तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी रहा है। फिर हम इसकी अगली विशेषता पे आते हैं, अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। चतुर्थ के संविधान का सबसे बड़ा दोष राजनीतिक अस्थिरता था और इस राजनीतिक अस्थिरता का सबसे प्रमुख कारण था संविधान के द्वारा शक्ति संपन्न विधायिका और उसके साथ ही निर्बल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई। अतः कार्यपालिका का अस्तित्व न केवल संविधान सिद्धांततः वरन व्यवहार में भी पूर्णतः विधायिका की इच्छा पर निर्भर करता था। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा इसे परिवर्तित कर नितांत विपरीत रूप प्रदान कर दिया गया है। इसके द्वारा एक अत्यधिक अधिकार संपन्न राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को वही नियुक्त करता है। उसके प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। उसे सैनिक असैनिक नियुक्तियां करने, संधियां करने और वार्ता करने, संसद के पास संदेश भेजने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। संविधान की धारा 5 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान द्वारा राज्य का संरक्षक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है जबकि राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्षीय है। जो बात राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका की स्थिति को निर्बल कर देती है वह है राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर नवनिर्वाचन का आदेश भी दे सकता है। विधायिका की कानून बनाने की शक्ति सीमित है और वह न केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती जिनका सूची संविधान में दी गई है बल्कि इन विषयों के बाहर नियम बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल को प्राप्त है। चौथे संविधान में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, राष्ट्रीय सभा और गणतंत्र परिषद, जबकि पंचम संविधान में भी दोनों सदनों के नाम राष्ट्रीय सभा और सीनेट रखे गए हैं। चतुर्थ गणतंत्र में गणतंत्र परिषद और परामर्शदात्री निकाय मात्र थी, लेकिन पंचम में इन दोनों सदनों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए गए और पंचम गणतंत्र की सीनेट की स्थिति बहुत कुछ सीमा तक अमेरिकी सीनेट के समान ही है। यदि राष्ट्रपति किसी कारण से हट जाए तो सीनेट का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है। यह अधिकार पहले निम्न सदन के अध्यक्ष को प्राप्त था। इस प्रकार सीनेट को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। ऐसा करने में संविधान निर्माताओं का उद्देश्य कार्यपालिका की तुलना में विधायिका को दुर्बल करना ही था, क्योंकि कार्यपालिका की स्थिति को राष्ट्रीय सभा द्वारा भी आघात पहुंचाया जा सकता है, सीनेट द्वारा नहीं। इसके पश्चात अगला जो विशेषता है वो शक्ति सिद्धांत पर आधारित संविधान है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विधिवत रूप में मॉन्टेस्क्यू जो फ्रेंच विचारक थे उन्होंने प्रतिपादित किया है और फ्रांस की राजनीतिक विचारधारा और संविधान का इस सिद्धांत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में इस सिद्धांत की उपेक्षा की गई और पांचवें गणतंत्र में इसको अपनाया गया। कार्यपालिका विधानमंडल को पृथक किया गया। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद द्वारा न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया गया है। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरे तौर पर नहीं अपनाया गया है, क्योंकि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। शक्ति विभाजन सिद्धांत को पूरे तौर पर अपनाया नहीं गया है। फिर है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। वर्तमान समय में सभी प्रजातांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन ब्रिटेन, भारत और अमेरिका इन सभी देशों में राजनीतिक दल इस दृष्टि से संविधानेतर हैं। संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रांस के पांचवें गणतंत्र में राजनीतिक दलों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई है।
राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रतापूर्वक ही हो सकता है। वे स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक कार्यों का संचालन कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातंत्र के सिद्धांत का आदर करें। डी गॉल तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के समान ही राजनीतिक दलों के विरोधी थे। इसी कारण उन्होंने संविधान के मूल प्रारूप में उसका उल्लेख नहीं था, लेकिन परामर्शदात्री संवैधानिक समिति की सिफारिश पर संविधान में इसका उल्लेख किया गया। फिर है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। नवीन संविधान की यह विशेषता संवैधानिक परिषद के रूप में एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई है जिसका स्वरूप संभवतः अन्य किसी देश में नहीं मिलता। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था चतुर्थ गणतंत्र में थी, किंतु नवीन संविधान में इसकी रचना में संशोधन कर दिया गया। पहले की तुलना में इसका और भी महत्व बढ़ गया है। संविधान परिषद के 9 सदस्य हैं, 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाते हैं। संवैधानिक परिषद द्वारा चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त संकट काल की घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी है कि वह संवैधानिक परिषद से परामर्श ले, और संवैधानिक परिषद का एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा करना भी है। इस प्रकार से कुल 14 विशेषताएं हैं फ्रांस के संविधान की। धन्यवाद।